So YouTube Live has started. You can engage with students if you want. Okay, sir.
Kindly put the mathematics slide, please. Share, whoever is the main panelist, kindly share your laptop and put the first slide. Always the first slide should be alive. Kindly put the mathematics slide. Shall we start now, sir? Srini, sir? Yes, go ahead. Okay. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछला सेशन आप लोगों ने अटेंड किया होगा और इस सेशन में हमारे साथ कुछ और बच्चे जुड़े हैं। आज इस ऑनलाइन सेशन में उन सब बच्चों का स्वागत है। पिछले सेशन में हमने आपको मैट्रिसेस के बारे में इंट्रोडक्शन दी थी और कुछ सिलेबस के बारे में भी चर्चा हुई थी। सिलेबस में क्या ब्लूप्रिंट है, आगे सीबीएसई ने क्या बदलाव किया है, उसके बारे में हमने चर्चा की थी। आज मैं आपको जो हमने पीछे पढ़ा था थोड़ा बहुत एक वीडियो के जरिए ये बताना चाहूँगा, जो हम पढ़ चुके हैं और जो हम आज पढ़ने वाले हैं। एक छोटा सा वीडियो क्लिप होगा, वो आपके सामने प्ले होगा। उसमें आप देखेंगे कि हमने क्या पढ़ा था, क्या हमारी बेसिक चीज़ें थी जो हमने पढ़ी हैं, यानी जो कंसेप्ट हमने अपने क्लियर किए थे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर इस मैट्रिसेस टॉपिक में, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है कि स्टूडेंट फ्रेंडली है और इसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। 10 मार्क्स हमारे हाथ में है। आउट ऑफ 10 मार्क्स 4 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। इन 4 नंबर को लेना यानी छीनना होगा अगर हमारे पास कंसेप्ट क्लियर हैं। एक एक कंसेप्ट आपको क्लियर करने के लिए हमारी टीम सदैव तत्पर रहती है कि आपको डिफरेंट वीडियोस, एनिमेशन के जरिए हम सारे कंसेप्ट क्लियर करें, ताकि 1 नंबर के क्वेश्चन जब आपके एग्जाम में आए, एनुअल एग्जाम में जब आप आए, तो उस समय 1 नंबर के क्वेश्चन आपके हाथ से जाने नहीं चाहिए। कंसेप्ट अगर क्लियर है, अगर आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी है, तो उन 1 नंबर के क्वेश्चंस को हल करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। और आज का सेशन मैं आपको बताना चाहूंगा, आपका सेशन आज का मजेदार होने वाला है। यानी आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। कैसे आपको 1 नंबर के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कैसे आपको क्विज अटेंड करना है, यानी एक क्विज में हम कैसे उन क्वेश्चंस को रिप्लाई कर सकते हैं, जवाब दे सकते हैं, वो आज आप सीखेंगे। विद इन ए स्टिपुलेटेड टाइम, यानी सीमित सीमा के अंदर आपने क्वेश्चंस का कैसे जवाब देना है, ये भी आज आप सीखेंगे। तो आज सेशन को आगे बढ़ाते हुए हम आगे बढ़ते हैं और आपको उससे पहले एक न्यूज़ शेयर करना चाहूँगा कि जॉन कॉनवे, जो फेमस मैथमेटिशियन थे, वो हमारे बीच नहीं रहे। उनकी मृत्यु, उनकी डेथ कोरोना वायरस के जरिए हो गई है। ये एक मैथमेटिशियन है जिनका नाम है जॉन कॉनवे।
इनके बारे में बताना चाहूँगा। जॉन कॉनवे, मैथमेटिशियन, जिनको काफ़ी प्रोग्रामर्स जो हैं जानते होंगे, who invented the game of life. He died on April 11, 2020 at the age of 82, a victim of COVID-19. यानी COVID-19 ने हमसे जॉन कॉनवे को छीन लिया। He was professor at Princeton University, New Jersey, was a mathematician with a many and broad interest. He could recite the power of 2 when he was 4. जब वो 4 साल की उम्र के थे तो 2 की घात को याद करने में उनको कोई दिक्कत नहीं आती थी, उसको रट लेते थे। At the age of 11, when asked by his school headmaster, जब उनको स्कूल हेडमास्टर ने उनसे पूछा what he wanted to do in his life, he replied, I want to read mathematics at Cambridge, and so he did. यानी सपना जो हम देखते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो हमारे राष्ट्रपति रहे हैं, इज नो मोर नाउ, उन्होंने कहा था कि सपने वो हैं जो हम नींद में नहीं देखते, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। जो हमें सोने नहीं देते यानी जो हम सपना देखें हमें उसके पीछे लगना है, यानी उसको पूरा करने में अपनी पूरी क्षमता आगे लगा देनी है, हमें उसके ऊपर लगा देनी है। यही चीज जॉन कॉनवे ने किया। उनका सपना था कि मैं कैम्ब्रिज में पढ़ूं और वो उसको पूरा करके उन्होंने दिखाया। यही ड्रीम हमें आगे बढ़ना है। आगे बढ़ते बढ़ते इस ड्रीम के लिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये लॉकडाउन पीरियड है। इस लॉकडाउन पीरियड में आप लोग अपने घरों में सुरक्षित रहे होंगे। लॉकडाउन का मतलब ये नहीं है कि फुल स्टॉप टू लर्निंग, सीखने में फुल स्टॉप नहीं है। यू हैव टू टेक योर फर्स्ट स्टेप। आपको अपना पहला कदम आगे बढ़ाना होगा सीखने के लिए। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती। आपको उसको प्राप्त करने के लिए, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमें आगे बढ़ना होगा। प्रत्येक सुबह हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं, वर्क फॉर ड्रीम, वर्क इन ड्रीम। ये आपकी चॉइस है कि आप इसमें से किनको चुनते हो, यानी सपने के लिए काम करना और सपने में ही काम करना। वर्क इन ड्रीम यानी सपने में ही आप काम कर रहे हो और कुछ एफर्ट्स नहीं कर रहे। आपको अपना सपना पूरा करने के लिए खुद मेहनत करनी होगी। इसके लिए कोई आपके बड़ा बुजुर्ग आपके पीछे नहीं लगेगा, यानी आपकी सेल्फ कॉन्शियस आपको अलाउ करेगी, आप अपने सपने के पीछे भागेंगे और जैसे जॉन कॉनवे ने करके दिखाया, आप अपना सपना पूरा करेंगे। कॉनवे ने कहा था, he said to the numbers, be fruitful and multiply। ये उनकी स्टेटमेंट है। आगे बढ़ते हैं। आज मेन टॉपिक पे हम आते हैं, मैट्राइसिस। मेरा नाम विद्यासागर मलिक है, मैं कोर एकेडमिक यूनिट से हूँ और ये मेरे टीम के मेंबर्स हैं जिन्होंने आप तक इस आज के लेसन को पहुँचाने में हमारी मदद की है। और मेरे साथ आज जुड़ेंगे मिस्टर शशांक वोहरा जो आरपीवीबी करोल बाग से हैं। वो आपको सेकंड सेशन में आपसे जुड़ेंगे और आपको इस मैथमेटिक्स में जो हमने आज सीखा, जो हम सीखेंगे, साथ साथ आपकी लर्निंग की एनालिसिस होती जाएगी। यानी हमने कितना सीखा, कितनी और हमें तैयारी की जरूरत है, कितनी और आवश्यकता है, हमें कितना और पढ़ना है, इसके बारे में हम जानेंगे। और डिफरेंट क्विज और होमवर्क के द्वारा आपकी समस्याएं भी हल की जाएंगी। आपको मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, प्रत्येक सेशन में आने से पहले आपको आपके एस्पिरेशन अकाउंट में पिछली रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगी। तो सबसे पहले आपको, अगर आपने सेशन लेट ज्वाइन किया है, पिछले सेशन में आप नहीं थे, तो रिकॉर्डेड वीडियोस को आप देखेंगे कि पिछले सेशन में हमने क्या पढ़ा था और आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं, ताकि आपकी कंटिन्यूटी बनी रहे। उससे आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी और अप टू डेट रहेगी। जो फैक्ट्स आपको आज क्लियर किए गए हैं, सेम डे आपने शाम तक उसको स्टडी करना है, पढ़ना है और अपने नोट्स बनाने हैं।
तभी आपका लक्ष्य पूरा हो पाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पिछले सेक्शन में हमने क्या सीखा उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। लास्ट लेक्चर जो था हमने उसमें डिस्कशन किया था सिलेबस के ऊपर। वी हैव डिस्कस्ड द सिलेबस, वी हैव डिस्कस्ड द ब्लूप्रिंट, सीबीएसई ने क्या क्या बदलाव किए हैं, आने वाले टाइम में सीबीएसई के चेंजेस क्या होंगे, यानी हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होगा उसके बारे में हमने बताया था। एक बार मैं फिर बताना चाहूंगा, ब्लूप्रिंट में हमने चर्चा की थी कि 80 मार्क्स का आपका थ्योरी का पेपर आता है। उस थ्योरेटिकल पार्ट में पहले 25% ऑब्जेक्टिव आया करते थे, जिसमें एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स और अल्टरनेट चॉइस वगैरह या कुछ भी ऑड मैन आउट इस टाइप के क्वेश्चंस होते थे, वन वर्ड वाले आंसर्स थे, वो हम किया करते थे और 20 क्वेश्चंस हमारे हाथ में थे। इस साल से आपके लिए सीबीएसई ने जो 25% जो रेशो थी उसको 20% में रिड्यूस कर दिया है, यानी आउट ऑफ 80 आपके कितने क्वेश्चंस आएंगे? 16 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव होंगे, एमसीक्यू होगा जिसमें ये सारी टाइप जो हमने पिछले साल आती थी वो सेम आएंगे। बाकी जो 16 के बाद 8 नंबर का आपको आएगा, कोई भी आपको थीम दे देंगे या कंसेप्ट बेस्ड थीम होगा, उस पर आपको रिप्लाई करना होगा। वो आप ब्लूप्रिंट पिछले वाले में आप देख सकते हैं। हमने चर्चा की थी सिलेबस की। अब क्या सीखा हमने उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। आप इस छोटे से वीडियो के जरिए आज क्या करना है और हमें क्या कर चुके हैं वो आपको क्लियर हो जाएगा। पहले आप इस वीडियो को देखेंगे, उसके बाद इसको हम हिंदी में समझेंगे। स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया जाएगा। By now, I'm sure you know that in just about anything you do in life, you need numbers. In particular, though, some fields don't just need a few numbers, they need lots of them. How do you keep track of all those numbers? Well, mathematicians dating back as early as ancient China came up with a way to represent arrays of many numbers at once. Nowadays, we call such an array a matrix, and many of them hanging out together, matrices. Matrices are everywhere. They are all around us. Even now, in this very room. Sorry, let's get back on track. Matrices really are everywhere, though. They're used in business, economics, cryptography, physics, electronics, and computer graphics. One reason matrices are so cool is that we can pack so much information into them. आपको भी बताया मैंने मैट्रिसेस का यूजेज, यानी पिछले बार भी हमने चर्चा की थी कि आपका जो टॉपिक मैट्रिसेस है इसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है। बिजनेस इकोनॉमिक्स या डिफरेंट स्टडीज, क्रिप्टोग्राफी, उसमें कोड्स बनाने के लिए भी हम मैट्रिसेस का यूज कर सकते हैं। And then turn a huge series of different problems into one single problem. So, to use matrices, we need to learn how they work. It turns out you can treat matrices just like regular numbers. You can add them, subtract them, even multiply them. You can't divide them. That's a rabbit hole of its own. Adding matrices is pretty simple. All you have to do is add the corresponding entries in the order they come. So the first entries get added together, the second entries, the third, all the way down. Of course, your matrices have to be the same size, but आपको बताया ये जो हम चर्चा करेंगे आज की डेट में, आज जो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन तक हमने पढ़ना है और अब तक जो हमने मैट्रिसेस पढ़ा उसके बारे में मैंने आपको चर्चा की कि मैट्रिसेस में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट किया था कि मैट्रिसेस होता क्या है। इट इज एन एरे ऑफ नंबर्स जिनको हम रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में प्लेस कर देते हैं। उसको प्लेसमेंट के बाद जो मैट्रिसेस बन के आता है उसको हम मैट्रिक्स बोल देते हैं। और क्योंकि मैट्रिसेस
प्लूरल है और मैट्रिक्स एक सिंगुलर फॉर्म है। इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे। इसका यूजेज क्या है? That's pretty intuitive anyway. You can also multiply the whole matrix by a number called a scalar. Just multiply every entry by that number. But wait, there's more. You can actually multiply one matrix by another matrix. It's not like adding them. अभी मैंने आपको बताया कि एक मैट्रिक्स को किसी स्केलर नंबर से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है? हमें उसके प्रत्येक अवयव, एवरी एलिमेंट is to be multiplied by the scalar factor. उसके बाद हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट में कि उस मैट्रिसेस को, क्योंकि हमने एक स्केलर नंबर से, k से या किसी कांस्टेंट से या 2 नंबर से या 3 नंबर से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो हमें उस मैट्रिसेस के प्रत्येक एलिमेंट को, एवरी एलिमेंट इज टू बी मल्टीप्लाइड बाय दैट कांस्टेंट नंबर। इसी तरह से आगे हम पढ़ेंगे कि जैसे हमने कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया है, ऐसे हम एक मैट्रिसेस को, जिसको हम नोट करते हैं कैपिटल लेटर्स में, जो आपने पिछली क्लास में पढ़ा था कि एक मैट्रिसेस को डिनोट करने के लिए हमें कैपिटल लेटर यूज करने हैं। ए, बी, सी, डी, आपके पास काफी लेटर्स हैं, किसी भी लेटर्स का आप इस्तेमाल करेंगे और उसको डिनोट कर देंगे। अगर हम किन्हीं दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये दिखाया गया। It's more unique and pretty cool once you get the hang of it. Here's how it works. Let's say you have two matrices. Let's make both of them 2 by 2, meaning 2 rows by 2 columns. Write the first matrix to the left, and the second matrix goes next to it and translate it up a bit, kind of like we're making a table. The product we get when we multiply the matrices together will go right between them. We'll also draw some grid lines to help us along. Now, look at the first row of the first matrix and the first column of the second matrix. See how there's 2 numbers in each? Multiply the first number in the row by the first number in the column. 1 times 2 is 2. Now do the next ones. 3 times 3 is 9. Now add them up. 2 plus 9 is 11. Let's put that number in the top left position so that it matches up with the rows and columns we used to get it. See how that works? You can do the same thing to get the other entries. -4 plus 0 is -4. 4 सेम प्रोसेस हमने मल्टीप्लाई करने का, जो हमने मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन किया है, उसमें हमने देखा कि सेकंड कॉलम को, फर्स्ट रो के और सेकंड कॉलम को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम का मल्टीप्लिकेशन है 2 into -4 means -8, -1 into 0 यानी 0. This added, and after addition we will get the final last terms of the 2 by 2 matrix. -8 is 1. -8 plus 0 is -8. So, here's your answer. Not all that bad, is it? There's one catch though. Just like with addition, your matrices have to be the right size. Look at these. अब हम पढ़ेंगे कि एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स में अगर हम ऐड करते हैं तो उनका साइज इक्विवेलेंट होना चाहिए। साइज इक्विवेलेंट का मतलब हमें, क्योंकि एक मैट्रिक्स ए को दूसरे मैट्रिक्स बी में अगर मुझे ऐड करना है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का एडिशन होता है, यानी पहले मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट और दूसरे मैट्रिक्स का भी फर्स्ट एलिमेंट। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब पहला अगर हम फर्स्ट ले रहे हैं तो दूसरे का भी फर्स्ट लेंगे, पहले मैट्रिक्स का अगर हम सेकंड एलिमेंट ले रहे हैं तो दूसरे मैट्रिक्स का भी सेकंड एलिमेंट लेंगे, पहले मैट्रिक्स का अगर मैं थर्ड एलिमेंट ले रहा हूं तो दूसरे का भी थर्ड एलिमेंट लूंगा। इस तरह से कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जब मैं ऐड करूंगा वो होगा मैट्रिक्स एडिशन। आगे आपको 1 नंबर के क्वेश्चंस यानी 1 मार्कर क्वेश्चंस में और 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में और आगे भी एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस में ये थियोरेटिकल, ये कंसेप्ट जो हैं आपको यूज करने हैं, तो उसके बारे में आपकी क्लैरिटी होनी जरूरी है। Times 8 is 16. 3 times 4 is 12. 3 times... Wait a minute. There are no more rows in the second matrix. We ran out. अभी आपने देखा
कि अगर मैं एक मैट्रिक्स को जिसकी रोज है 2, यानी 2 3 3 इज द फर्स्ट रो, 6 2 0 इज द सेकंड रो। पिछली वीडियो में, पिछली इससे पहले वाली स्लाइड में हमने देखा था कि अगर मैं एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करता हूं तो उसको बैलेंस होना जरूरी है। वो हम आगे चर्चा करेंगे इसके बारे में। हमने देखा कि सेकंड मैट्रिक्स जिसको हम ऊपर लेके गए हैं, जिसके फर्स्ट रो है 8 5 और सेकंड रो है 4 -3। अब अगर मैं एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना चाहता हूं तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन होगा, यानी 2 को मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 × 8 आपका 16 आ गया। 3 सेकंड एलिमेंट है फर्स्ट रो का, पहले मैट्रिक्स का, वो एलिमेंट सेकंड एलिमेंट फर्स्ट कॉलम दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 12 आ गया। अब फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट जो 3 है उसकी मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारे पास सेकंड मैट्रिक्स में कोई एलिमेंट नहीं है। इसका क्या मतलब है, इसके बारे में हम आगे देखेंगे। ये चीज हम आगे चर्चा करेंगे। अब हम थोड़ा सा फास्ट बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ेंगे क्योंकि ये वीडियो मैंने इसलिए आपको दिखाया था कि आगे हम आज की डेट में क्या पढ़ने वाले हैं मैट्रिक्स में। ये छोटा सा एक क्लिपिंग था, एक व्यू था कि हमने मैट्रिक्स में क्या पढ़ना है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में। हमने पिछले लर्निंग्स थी हमारी पिछली बारी में, हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ा है कि मैट्रिसेस कितने टाइप का होता है। स्केलर मैट्रिक्स होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, डायगोनल मैट्रिक्स होता है। इसके बारे में पिछले सेशन में मधुलिका मैडम ने चर्चा की थी। अच्छा, आगे जो भी आपके डाउट्स होंगे उसको आप डाउट्स को, जैसे पिछली बार आपने भेजे थे, उन डाउट्स को आप फिर भेजेंगे, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे अगले आने वाले लेक्चर में। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स भी हमने पढ़ा था कि दो मैट्रिक्स इक्वल हैं, जब मैट्रिक्स इक्वल होंगे तो कैसे इक्वल होंगे उसके बारे में हमने चर्चा की थी। एनसीईआरटी के हमने कुछ एग्जांपल्स लिए थे और एक्सरसाइज 3.1, उस एक्सरसाइज 3.1 में से कुछ तो क्वेश्चंस की हमने चर्चा की थी, यानी हमने उनको सॉल्व करवाया था। और उसके बाद आई हैव गिवन यू प्रॉब्लम्स टू सॉल्व एट होम, यानी घर से करने के लिए, यानी एज ए होमवर्क मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे। इनमें से कुछ क्वेश्चंस जो मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाए थे, कुछ बच्चों की इसमें से कुछ समस्याएं हैं यानी डाउट्स हैं। उन डाउट्स को पहले आज हम क्लियर करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट सेशन में आगे बढ़ेंगे। ये एक बच्चे का डाउट था, कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिक्स A is equal to Aij whose elements are given by, first part Aij is equal to I plus j whole square divided by 2 हमें दिया हुआ है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था ऑर्डर क्या बताता है हमें एक मैट्रिक्स के बारे में। मैंने बताया था जैसे आपकी और मेरी पहचान है, किसी के नाम से पहचान होती है, इसी प्रकार से मैट्रिक्स की आइडेंटिटी उसके ऑर्डर से होती है। ऑर्डर का मतलब जो राइट हैंड कॉर्नर में नीचे की तरफ हमें नंबर्स लिखा होता है 2/2। 2/2 मींस 2 × 2 नहीं होता, 2 × 2 नहीं होता, 2/2, यानी हमें उसके बारे में बताना है कि 2 × 2 4, यानी उसके अंदर 4 एलिमेंट्स होंगे। m × n, m का और n का मल्टीप्लिकेशन आपके मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के बारे में बताता है कि उस मैट्रिक्स में कितने बड़ा मैट्रिक्स है, यानी उसका साइज क्या है। जैसे हम चर्चा करते हैं कि ये कमरे का साइज 7/2 या 7/8 एक रूम का साइज है। 7/8 का मतलब क्या होता है, यानी उसकी लेंथ और उसकी ब्रेड्थ, उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और ज्योमेट्रिकल फिगर में हम उसका साइज निकाल देते हैं। ऐसे ही इसी मैट्रिक्स में
2x2 उसका साइज बताता है। साइज का मतलब उसके अंदर कितने एलिमेंट हैं। अब हम पहला क्वेश्चन लेते हैं, जो एक डाउट था किसी बच्चे का, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। अभी आपने देखा कि 2x2 मैट्रिक्स है, तो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स होने चाहिए? 2 इंटू 2 यानी 4 एलिमेंट। यानी ये मैट्रिक्स इस प्रकार से होगा। 2x2 मैट्रिक्स इज गिवन बाय A इज इक्वल टू A11, A12, A21, A22। इसका फर्स्ट एलिमेंट हमें निकालना है A11। जब हम A11 निकालते हैं तो आप देख रहे हैं A11 का मतलब यहां पर I 1 है और J भी 1 है। I और J दोनों 1 है। जो गिवन स्टेटमेंट है आपकी, उसमें Aij में I प्लस J का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 में I और J की दोनों की वैल्यू 1 1 रख देंगे। तो पहला एलिमेंट हमारा A11 इस प्रकार आएगा। A11 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2। यानी I की जगह 1 रखा और J की जगह 1 रखा, उसका स्क्वायर कर लिया, यानी 2 का स्क्वायर 4, 4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2। ये हमारा इस मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट निकल गया। इसी तरह से दूसरा एलिमेंट निकालते हैं A12। A12 का मतलब 1 बताता है नंबर ऑफ रोज, 2 बताता है नंबर ऑफ कॉलम्स। रोज का मतलब I रिप्रेजेंट रोज एंड J रिप्रेजेंट कॉलम। यानी 1 प्लस 2, I की जगह 1 रखा हमने, J की जगह 2 रखा, इसका होल स्क्वायर किया, यानी 3 का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ 3 इज इक्वल टू 9। 9 डिवाइडेड बाय 2 इज द सेकंड एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। थर्ड एलिमेंट A21। A21 में आपने देखा नंबर ऑफ रोज 2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स 1 है। 2 1 का मतलब सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। तो उसमें I की जगह 2 रखेंगे और J की जगह 1 रखेंगे। तो आएगा हमारे पास 2 प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 9 बाय 2। इसी तरह से हमने तीसरा एलिमेंट निकाला, चौथा एलिमेंट A22 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ये हमने सारे एलिमेंट निकाल लिए और इसके बाद हमारा जो फाइनल मैट्रिक्स आएगा वो इस प्रकार से होगा। अब हम चर्चा करेंगे अब सेकंड पार्ट हमारे पास है Aij इज इक्वल टू I प्लस J। इसमें जैसे मैंने पिछले वाले फर्स्ट पार्ट में चर्चा की थी कि Aij इज इक्वल टू I प्लस J में A11 निकाला था हमने, तो I और J की जगह हमने 1 रखा था। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसमें Aij इज इक्वल टू I प्लस J है, यानी I की जगह I की वैल्यू रख देंगे और J की जगह J की वैल्यू रख देंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट हमारा हो गया A11। A11 निकालना है हमें। A11 इज इक्वल टू I की जगह हमने 1 रखा और J की जगह भी 1 रखा, 1 बाय 1, यानी A11 इज इक्वल टू 1 मिल गया। सिमिलरली A12 निकालेंगे। A12 का मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी I इज इक्वल टू 1, J इज इक्वल टू 2। तो इसमें इस पार्ट में I इज इक्वल टू 1 और J इज इक्वल टू 2 रखा, तो 1 डिवाइडेड बाय 2 is the second element। थर्ड एलिमेंट की चर्चा करते हैं A21। A21 में पहला रिप्रेजेंट करता है रो को, यानी I इज इक्वल टू 2 है। सेकंड रिप्रेजेंट करता है सफिक्स कॉलम को, यानी J इज इक्वल टू 1 है। तो इसके अंदर हमने दोबारा से रखना है, हमने वैल्यू रखी I की जगह 2 और J की जगह 1, यानी ये आ गया 2। अब फाइनल एलिमेंट A22। A22 इज इक्वल टू, यहां पर I और J दोनों बराबर हैं,
यानी i और j दोनों बराबर हैं, यानी i की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2 और j की वैल्यू 2। तो इस स्टेटमेंट में दोबारा से रखेंगे हम i की वैल्यू 2 और j की वैल्यू 2, तो a22 आ गया हमारे पास 2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1। इस तरह से हमने देखा इस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स को आपने निकाल लिया। फर्स्ट एलिमेंट को यहां रख देंगे 1 आ गया, सेकंड एलिमेंट a12 को कहां रखेंगे, इस पोजीशन पे रखेंगे, यानी ये 1/2 आ गया। थर्ड एलिमेंट a21 दिख रहा है, a21 की जगह हमने रखना है 2, तो यहाँ 2 रखा। नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास a22 है, उसकी वैल्यू 1 है। सो दिस इज द फाइनल मैट्रिक्स। फाइनल मैट्रिक्स जो हमारा निकल के आया है वो इस तरह से निकलेगा। आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली जैसे मैंने आपको इसमें स्टेप्स बताए थे, इसमें आपने इसको सॉल्व करना है। a11 निकाल लेना है, a12 निकाल लेना है, a21 और a22 आप इसी तरह से फाइंड आउट कर लेंगे। यानी a11 मतलब i की जगह यहाँ पर i के स्थान पर आप 1 रखेंगे और j की जगह भी 1 रखेंगे। तो पहला एलिमेंट मैं आपको निकाल के दिखा देता हूं, बाकी एलिमेंट आप अपने आप निकालेंगे। यानी फर्स्ट एलिमेंट a11 जो निकलेगा वो इस प्रकार से निकलेगा, a11 इज इक्वल टू i की जगह 1 प्लस 2 इंटू j की जगह भी 1 है, 1 ब्रैकेट मैंने इसलिए लगाई है क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाइड फैक्टर है और इसकी होल ब्रैकेट का स्क्वायर, ताकि आपको कहीं मिस्टेक ना हो, इसके लिए मैंने ब्रैकेट यूज की है 2 टाइप की। इसको सॉल्व करेंगे आगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 1 यानी 2 हो गया, 2 प्लस 1 बच गया 3। टोटल न्यूमरेटर हमारा जो आया वो आपका आ गया 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, यानी 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया 9 डिवाइडेड बाय 2। इट मींस पहला एलिमेंट जो a11 है वो आ गया 9 डिवाइडेड बाय 2। जैसे मैंने आपको a11 निकाल के दिखाया है, ऐसे ही a12, a22, अब बाकी बचे हुए सारे एलिमेंट्स आप निकालेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब एक और प्रॉब्लम बच्चे ने पूछी थी, कंस्ट्रक्ट ए 3/4 मैट्रिक्स। ये 3.1 का एनसीईआरटी की बुक्स में 5वां प्रश्न है। 5वें प्रश्न में पहला पार्ट दूसरा पार्ट दोनों सिमिलर हैं। ये क्वेश्चंस आपको आ सकता है क्योंकि आगे हम चर्चा भी करेंगे कि पीछे सीबीएसई के डिफरेंट पेपर्स में दिल्ली, आउट ऑफ दिल्ली और डिफरेंट ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर्स मैट्रिसेस में से कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसके बारे में हमने 1 मार्कर क्वेश्चन के बारे में चर्चा करनी है, जो आपको मैं होमवर्क के रूप में दूंगा। तो आपको बैठना है, दिल थाम के बैठना है, यानी कंसंट्रेट करना है और कंटिन्यूसली आपको ऑब्जर्व करना है कि क्या आगे सर सिखाने वाले हैं। अब इसमें देखो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आज बहुत मजा आने वाला है आपको। अभी आपने देखा aij इज इक्वल टू दिस फैक्टर 3/4 मैट्रिक्स। 3/4 मैट्रिक्स जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि एक मैट्रिक्स को अगर मैं 3/4 मैट्रिक्स में लेता हूं तो कोई मैट्रिक्स है, यहाँ ऑर्डर शो करता है 3/4। इस 3/4 का मतलब 4 3 12, यानी आपके 12 एलिमेंट आने चाहिए। 12 एलिमेंट का मतलब पहला एलिमेंट a11 है, दूसरा एलिमेंट a12 है, a13, a14 ये फर्स्ट रो आ जाएगी। इसी तरह से a21, a22, a23 ये सेकंड रो आ जाएगी, a31, a32, a33, a34 ये थर्ड रो आ जाएगी। यानी 3 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं। 4 कॉलम का मतलब ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम, ये फोर्थ कॉलम, ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, ये थर्ड रो। इससे आपको एक जनरलाइज मैट्रिक्स फॉर्मेशन में दिक्कत नहीं आएगी। जब आप ऑर्डर देखेंगे उस ऑर्डर से पहले सबसे पहले आपने एक जनरलाइज मैट्रिक्स लिख लेना है क्वेश्चन में। जब आप एक जनरलाइज मैट्रिक्स लिख लेंगे तो आपको सब्स्टिट्यूशन में, यानी हमने आई की जगह क्या रखना है, उसमें जे की जगह क्या रखना है, पर्टिकुलर एलिमेंट में आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहां से एलिमेंट निकाला,
जैसे A31 रखना है तो A31 निकालने के लिए I इज इक्वल टू 3 रखेंगे और J इज इक्वल टू 1 रख के हमारा पर्टिकुलर एलिमेंट निकाल लेंगे और फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इसके बारे में मैं आगे चर्चा करता हूं। A11 इज इक्वल टू 1/2 माइनस 3i प्लस j। एक चीज इस क्वेश्चन में आपको ध्यान रखनी है, यहां पर जो भी वैल्यू आएगी, क्योंकि आप देख रहे हैं aij इज इक्वल टू 1/2 मॉड्यूलस में है। मॉड्यूलस का मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी अंदर सॉल्व करने के बाद अगर माइनस में भी कोई वैल्यू आ रही होगी तो उसको आपने पॉजिटिव लेना है, क्योंकि कुछ बच्चे इसमें गलती करते हैं। सॉल्यूशन में अगर मॉड्यूलस के अंदर सपोज मेरे पास -4 बच गया, तो बच्चे इसका आंसर क्या लिख के आएंगे यहां पर सपोज मान लिया कि अंदर वाला पार्ट आपने सॉल्व किया, ये -8 बच गया मॉड्यूलस के अंदर और डिवाइडेड बाय 2, तो ज्यादातर बच्चे क्या गलती करते हैं, वो इसको -4 लिख देंगे एलिमेंट को, जबकि -8 की एब्सोल्यूट वैल्यू पहले लिखेंगे, यानी वो 8 होगा। 8 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 4। आप देखेंगे इसमें कि जो 8/2 इज इक्वल टू 4 और -4 वाला ऑप्शन है, आपको 1 मार्कर क्वेश्चन में अगर पर्टिकुलर एलिमेंट निकालने को कहा जाएगा, सपोज आपको कह देता है कि इस मैट्रिक्स में A11 क्या होगा, A11 निकालने के लिए आपको उस क्वेश्चन में चॉइस दे देगा इस टाइप से A B C D 1 मार्कर में, उसमें चॉइस क्या देगा, 4 भी देगा, -4 भी देगा, इस तरह से 3 या कोई और नंबर -3 इस तरह से नंबर दे देगा, कोई भी नंबर। तो जनरली बच्चे कहाँ गलती करेंगे, यहाँ आप देखेंगे ज्यादातर बच्चे सोचेंगे कि यहाँ पर -8/2 आ रहा है तो -4 मेरा आंसर होगा, तो -4 पे टिक करके आ जाए, जबकि वो आंसर गलत है। तो आपको इस चीज का बड़ा ध्यान रखना है कि जब आप मॉड्यूलस निकाल रहे हैं तो मॉड्यूलस निकालते समय आपको उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है। एब्सोल्यूट का मतलब उसको पॉजिटिव ले लेना है और लेने के बाद ही आपको फाइनल आंसर देना है। आगे बढ़ते हैं। A11 निकाला हमने, I की जगह 1 रखा और J की जगह भी 1 रखा, ये आ गया हमारे पास 1/2 -3 इंटू 1, I की जगह 1 रखा प्लस 1। क्या बचा अंदर, यहाँ पर एक थोड़ा सा प्रिंटिंग एरर है, इसमें हमने क्या देखा, यहाँ पर फाइनल आंसर अंदर क्या बचेगा, -3 + 1 यानी -2। यहाँ पर -2 आएगा इस जगह पे, -2 एब्सोल्यूट वैल्यू जगह से लेंगे, डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 2 यानी 1। ये मैंने फाइनल लिख दिया इसमें आंसर इज इक्वल टू 1। तो इस 1 को रिप्लेस करना है, ये 1 जो है मॉडुलस वाला, इसकी जगह -2 कर लेना। अगला एलिमेंट A12 निकाला हमने, सिमिलरली I की जगह 1 रखा और J की जगह 2 रखा और इसको 1/2 हमने निकाल लिया। फॉर ऑल द अदर एलिमेंट्स इन द मैट्रिक्स वी विल फॉलो द सेम प्रोसेस, और वो निकालने के बाद फाइनली हमारा मैट्रिक्स आएगा A इज इक्वल टू, फर्स्ट एलिमेंट होगा 1, सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट होगा 1/2, थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट एंड सो ऑन। इस तरह से जैसे मैंने इसमें स्टेप्स बताए हैं आपको, सेम स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। यानी ऑर्डर तो सेम रहेगा, 3/4 मैट्रिक्स है, यानी एलिमेंट्स तो इतने ही आएंगे, इसमें एलिमेंट्स इतने आएंगे तो एक बार I की जगह 1 रख देंगे फर्स्ट एलिमेंट के लिए और J की जगह 1 रख देंगे, और सेकंड एलिमेंट निकालने के लिए I की जगह 1 और J की जगह 2 निकालेंगे। सिमिलरली आप बाकी सारे एलिमेंट निकाल लेंगे। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है किसी एलिमेंट में, मेरे हिसाब से आपको ये एलिमेंट निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब से पहले जब इस एग्जांपल को गो थ्रू कर लेंगे सॉल्व को, तो आपको सॉल्यूशन में एलिमेंट्स को फाइंड आउट करने में कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। अभी एक बच्चे ने क्वेश्चन किया था
व्हाट इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ये 11th का क्वेश्चन है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के टाइम में आप लोगों ने पढ़ा होगा, परम्यूटेशन में जब बनाते हैं तो उसमें फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन यूज होता है। उसके बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूंगा आपको। बच्चों, अगर माना कि मेरे पास एक हाउस है जिसमें 6 दरवाजे हैं, डोर नंबर 1, डोर नंबर 2, डोर नंबर 3, ये फर्स्ट डोर है, ये सेकंड डोर है, ये थर्ड डोर है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। इस पर एक कंडीशन है, जिस दरवाजे से आप एंटर करेंगे, 2 कंडीशन हो सकती हैं। एक तो आपको फ्री कर देगा कि आप किसी भी दरवाजे से आओ और किसी भी दरवाजे से निकल जाओ। दूसरी कंडीशन में क्या रिस्ट्रिक्शन करेगा, वो कहेगा एक दरवाजे से जिससे आपने एंटर किया है उससे आपने बाहर नहीं निकलना। यानी एंट्री के लिए आपके पास कितने दरवाजे हैं? एंट्री के लिए आपके पास कितने दरवाजे हैं? ये एंट्री पॉइंट है, 6 दरवाजे। एग्जिट के लिए भी आपके पास 6 दरवाजे हैं। बाहर निकलने के लिए आपके पास कितने दरवाजे हैं? 6 दरवाजे। अगर वो एक रिस्ट्रिक्शन लगा देता है कि वो व्यक्ति जिस दरवाजे से घुसा है, यानी जॉब इसका कब कंप्लीट होगा, जब ये पूरी कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी, जो उसने कंडीशन बताई है उसको हमें पूरा पूरा संतुष्ट करना पड़ेगा। अब आपके पास एंट्री में 6 दरवाजे हैं और 6 एग्जिट हैं, यानी किसी से भी आ सकता है और किसी से भी जा सकता है। तो एंटर करने के 6 तरीके हो गए और बाहर निकलने के कितने तरीके हो गए? वो भी 6 तरीके हो गए। तो बाय द प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल ऑफ काउंटिंग और प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, 6 into 6 यानी 36 वेज होगी, 36 तरीके जिससे वो व्यक्ति एंटर कर सकता है। इसी तरह से अगर मैं इस कंडीशन को बदल देता हूं, जिस दरवाजे से एंटर किया, सपोज इस दरवाजे से एंटर किया, एग्जिट करने के लिए उस व्यक्ति के पास कितने दरवाजे हैं, कितने ऑप्शन रह गए? 5। कितने ऑप्शन रह गए? 5। यानी पहली कंडीशन में इसको अगर मैं लेता हूं, सिक्स इंटू 6 तो आपके एंट्री के लिए हो गया, यानी एंटर करने के लिए 6 वेज हैं। एग्जिट आप 6th वाले दरवाजे से जिससे एंटर किया उससे नहीं कर सकते, यानी एग्जिट के लिए आपके पास कितने तरीके बच गए? 5 तरीके। यानी टोटल नंबर ऑफ वेज हमारी होगी 6 into 5 यानी 36 वे से आप इसमें से एंटर भी कर सकते हैं और एग्जिट भी कर सकते हैं। 30 जो आएगा, 30 तरीकों से आप इसमें एंटर कर सकते हैं और एग्जिट कर सकते हैं। ये तो बच्चों एक एग्जांपल था कि अगर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का तरीका हम खोजते हैं तो डिफरेंट पोजीशंस को ऑक्यूपाई करना है, उसमें कितने मेथड्स हो सकते हैं, इसको हम मैट्रिसेस में या मैट्रिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में भी आप करेंगे। एक एग्जांपल अगर आप चाहोगे तो मैं एक और करा सकता हूं। आगे बढ़ते हैं। ये हो गया फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। एक क्वेश्चन बच्चे ने पूछा था, हाउ मैनी 2x3 matrices can be formed by the numbers 1, 2 और 3। यानी 10th क्वेश्चन है, सीबीएसई का एनसीईआरटी की बुक में से क्वेश्चन है, ये देख लेना। आपको एनसीईआरटी की 3.1 की एक्सरसाइज का क्वेश्चन है शायद। 2.2x3 मैट्रिक्स, आपको 2x3 इस ऑर्डर से अंदाजा लगाना है कि अगर मेरे को एक मैट्रिक्स फॉर्म करना है 2x3 मैट्रिक्स, टू बाय थ्री मैट्रिक्स में एलिमेंट कितने होने चाहिए इसमें?
2 3 जा 6 पोजीशन है मेरे पास। 6 पोजीशन में पहली पोजीशन हो गई A11, A12, कॉलम कितने होंगे, रोज होंगी 2 दिखाता है, I इज इक्वल टू 2 है तो 2 रोज होंगी और कॉलम होंगे हमारे पास 3, तो A13 हो जाएगा। इसको मिटा के दोबारा देखते हैं, एक मिनट। मान लो ये पोजीशन है, ये दूसरी पोजीशन है, ये तीसरी पोजीशन है। ये फर्स्ट एलिमेंट है A11, A12, A13। इस तरह से सेकेंड एलिमेंट, यानी 2 रोज हो गई। नंबर ऑफ रोज कितनी हो गई, 2, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो गए, 1 2 3। सबसे पहले तो आपने देखना है कि जो मैट्रिक्स आपको फॉर्म करना है उसके एलिमेंट कितने होंगे। अब आपके पास प्लेस करने के लिए नंबर्स हैं 3 नंबर्स। 3 नंबर्स का मतलब 1 2 और 3। अब फर्स्ट पोजीशन ऑक्यूपाई करनी है। फर्स्ट पोजीशन कैन बी ऑक्यूपाइड बाय 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर्स। यानी इसकी पोजीशन हमारे पास कितने वे से ऑक्यूपाई हो सकती है, 3 तरीके से। इस तरह से सेकंड नंबर की पोजीशन जो है वो भी 3 से। थर्ड को ऑक्यूपाई करने के लिए भी 1 2 और 3, यानी पोजीशन तो सारी ऑक्यूपाई करनी है आपने, तो इसलिए एंड आएगा। एंड का मतलब अब 3 नंबर्स हैं और मेथड्स कितने हैं, 6 तरीके। यानी एक पोजीशन यहाँ आ सकती है, एक इस तरह से आ सकती है और एक इस तरह से आ सकती है। तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 प्लेसमेंट जो है नंबर हो गए इंटू 3, यानी 3 टू द पावर 6 पॉसिबल जो हमारे पास होंगे मैट्रिसेस फॉर्म होंगे। इसको पढ़ने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपको एक जनरलाइज प्रिंसिपल बताता हूँ। नंबर ऑफ मैट्रिसेस कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ m टू द पावर n, जहां पर m क्या है, m है नंबर ऑफ पॉसिबल आइटम्स टू बी अरेंज्ड, यानी नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं हमारे पास, 3। कितने आइटम है, 3। यहाँ आपने देखा आइटम्स कितने हैं हमारे पास, ये नंबर ऑफ आइटम्स हैं, पॉसिबल आइटम्स 3 आइटम्स हैं। इनको मैंने अरेंज करना है, and number of possible places each item can occupy. Could you repeat the last one, please? इससे पहला वाला, this one, The previous slide where you put the 2 by 3 occupying. this one, sir. No, the 2 by 3 wala, 2 by 3, yes. This is 2 by 3. Yeah, this one. How many 2 by 3 matrices can be formed by the numbers 1, 2 और 3? टोटल नंबर्स हमारे पास कितने हैं, हमारे पास कितने नंबर हैं टोटल, 3 नंबर्स। और एलिमेंट्स कितने आएंगे इसमें, 2 इंटू 3, ये शो करता है 2 3 जा 6 एलिमेंट। यानी इस मैट्रिक्स में हमारे पास 1 2 3 4 5 6, अब ये 6 पोजीशन ऑक्यूपाई करनी है। 6 पोजीशंस ऑक्यूपाई करने के लिए हमारे पास नंबर्स हैं 3। ये 3 नंबर्स हैं हमारे पास, 3 नंबर्स आर देयर, 1 2 और 3, 3 नंबर्स हैं। जब तक सारी पोजीशन ऑक्यूपाई नहीं हो जाएंगी, यानी जॉब पूरा डन नहीं होगा, तब तक हमारा मैट्रिक्स फॉर्म नहीं होगा। तो बाय द प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में मल्टीप्लिकेशन का प्रिंसिपल लगता है यहाँ पर, तो उसमें ये फर्स्ट पोजीशन ऑक्यूपाई करने के लिए 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है और 3 भी आ सकता है। यानी 3 पॉसिबिलिटीज हो गई फर्स्ट एलिमेंट के लिए। इसी तरह से सेकंड के लिए भी 3 पॉसिबिलिटीज हो गई, इसके लिए भी 3 पॉसिबिलिटीज हो गई। 3 नंबर्स अटेन कर सकते हैं, यानी इस नंबर की प्लेसमेंट में यहाँ 3 नंबर्स को प्लेस कर सकता हूं। इसके लिए भी 3 पॉसिबिलिटीज हैं, इसके लिए भी 3 पॉसिबिलिटीज हैं और इसके लिए भी 3 पॉसिबिलिटीज हैं। यानी m टू द पावर n, जो भी आपने बताएंगे 3 टू द पावर 6
m क्या है यहाँ पर? 3 नंबर्स। पॉसिबिलिटीज जो हमारे पास है वो 6 नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज हैं। तो 3 to the power 6 is the possible number of matrices that can be formed out of these numbers 1, 2 or 3. I hope it's clear now. So the answer here will be 3 to the power 6. 3 to the power 6 means 729 will be the final answer. मैं इसको स्क्रीन को यहीं तक रोकता हूं. If anyone wants to note it down, or you can take pic of that screenshot. आगे बढ़ेंगे. Let's move to the next slide. इसी प्रकार से एक क्वेश्चन बच्चे ने पूछा था, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 1 मार्कर क्वेश्चन है, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था. सिमिलरली हम यहाँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप इसके ऑर्डर पे नजर मारो. इसका ऑर्डर क्या कहता है? इसके ऑर्डर से आप क्या जज कर सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे कितने आने चाहिए फाइनल मैट्रिक्स में. पहले तो एलिमेंट्स कितने आएंगे? 3 by 3 मींस 9 एलिमेंट. तो 9 पोजीशन आपको ऑक्यूपाई करनी है. ये 9 पोजीशंस ये ऑक्यूपाई करनी है. अब इन 9 पोजीशंस को ऑक्यूपाई करने के लिए मेरे पास जो मेंबर्स हैं उन पोजीशन को ऑक्यूपाई करने के लिए वो 2 मेंबर्स हैं. 2 मेंबर्स में से ये 0 और 1 ये मेंबर्स हैं. इनकी हेल्प लेनी है मुझे इन पोजीशन को ऑक्यूपाई करने के लिए. जैसा इससे पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि इस पोजीशन को, फर्स्ट पोजीशन को ऑक्यूपाई करने के लिए 2 मेंबर्स आएंगे, यानी 1 और 2, और 0 और 1 इन दोनों को ऑक्यूपाई कर सकते हैं. 0 भी आ सकता है और 1 भी आ सकता है. सिमिलरली सेकंड पोजीशन ऑक्यूपाई करने के लिए वहां पर भी 2 होंगे. नेक्स्ट के लिए भी 2 होंगे. सिमिलरली अदर्स के लिए ईच एंड एवरी एंट्री के लिए हमारे पास 2 होंगे, यानी 9 एंट्रीज हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. इन 9 एंट्रीज को पोजीशन फिक्स है. ये पोजीशन तो फिक्स है, इनको ऑक्यूपाई करने के लिए हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज हो गई? 2 to the power 9, यानी नंबर ऑफ पॉसिबल नंबर ऑफ मैट्रिसेस जो 3 by 3 बनेंगे 0 और 1 से, वो होंगे 2 to the power 9, यानी 2 to the power 9 comes out to be 512. Therefore D is the correct choice. This is the correct choice, D. जैसे मैंने आपको बताया, similar way each one of 2 entry can occupy 9 spaces. So the possible number of matrices will be 2 to the power 9 is equal to 512. Hence the correct option is D. Malik sir, can you skip these files because 35 minutes are left? I won't be able to complete the quiz track. The next 35 minutes. नेक्स्ट जो है स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बारे में हमने पढ़ा है, पीछे पढ़ाया भी था मैम ने. तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन, व्हेन वी वर्क विद द मैट्रिसेस वी रेफर टू द रियल नंबर्स एज स्केलर्स, यानी स्केलर्स से ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं. 2, 3, 4 से ही आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे. द टर्म स्केलर मल्टीप्लिकेशन रेफर्स टू द प्रोडक्ट ऑफ द रियल नंबर एंड द मैट्रिक्स. किसी मैट्रिक्स को किसी भी रियल नंबर से अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन में वो प्रोडक्ट आ जाएगा. एक एग्जांपल दिया हुआ है 10, 6, 4, 3. अगर इस मैट्रिक्स को अगर मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं 2 से, तो दिस विल बी द फाइनल आंसर. ईच एंट्री विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2. 10 into 2, 6 into 2, 4 into 2, 3 into 2. ये आपका फाइनल आंसर होगा. ये है मल्टीप्लिकेशन का
इसी तरह से एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स है। एडिशन में आपको पता है कि अगर एलिमेंट्स के साइन डिफरेंट कर दूंगा, 1 में -1 कर दूंगा तो रिजल्ट 0 आएगा, रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो बनेगा इसी प्रकार से, ये आपको बताना चाह रहा हूँ। जैसे एक मैट्रिक्स है, पहला वाला मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट है -4 2 5, सेकंड है 4 -2 5, सेकंड मैट्रिक्स से फर्स्ट रो है। जब हम इनको ऐड करेंगे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होंगे, यानी -4 में 4 ऐड होगा तो फर्स्ट एलिमेंट 0 आएगा, सिमिलरली सेकंड थर्ड एलिमेंट आएगा और फाइनल रिजल्ट हमारा ये होगा। ये तो था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। ये फाइनल कंक्लूजन है कि a - a इज इक्वल टू 0। आगे है मल्टीप्लिकेशन। अगर मैं 1/3 मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स को 3/2 मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो फाइनल मैट्रिक्स जो हमारा बन के आएगा, 3 और 3 कॉमन है हमारे पास, ये जरूरी है कि इसके फर्स्ट की रो और उसके कॉलम, फर्स्ट का कॉलम और सेकंड की रो इक्वल होनी चाहिए। ये आप इससे देख सकते हैं, 3 cancels out, final output will be of 1/2 matrix। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? फाइनल मैट्रिक्स जो बनेगा 1/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। ये 1 into 3, 3 into 2 में से 3 कैंसिल आउट होगा, ये फाइनल ऑर्डर आएगा 1/2 का। अब मैं बताने जा रहा हूं कि ऑर्गेनाइज, में स्किप कर जाऊंगा एक स्लाइड को, उसके बाद आप थोड़ा सा घर पे प्रैक्टिस करेंगे। एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 146 जब फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, जैसे आपने वीडियो में देखा था शॉर्ट क्लिप में, 1 2 से मल्टीप्लाई होगा, 4 5 से मल्टीप्लाई होगा, 6 7 से, ये फाइनल आउटकम आएगा हमारे पास 64 89, यानी फर्स्ट रो 1 रो एंड 2 कॉलम्स। ये मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है, इस तरह से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे ये कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, ये आप एक बार जस्ट गो थ्रू कर लेना, पिक ले लो, ये रिकॉर्डिंग में आपकी आ जाएगा। ये CBSE 2020 दिल्ली रीजन में आया हुआ था, सेट 2 का क्वेश्चन मैट्रिक्स में। ये इसमें पहले में यहाँ पर X1 में मैट्रिक्स सिंबल नहीं आया, वो आप ठीक कर लीजिएगा। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये आपने होमवर्क में करने हैं, जो आपके दिल्ली रीजन में पूछेंगे। नेक्स्ट टाइम में आपके डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। आपको वीडियोस को रोक रोक के क्वेश्चंस आप नोट करेंगे और रिकॉर्डिंग में आ जाएगा ये सब चीजें। अब मैं सेशन हैंड ओवर करता हूं शशांक सर को। शशांक सर, अब जितना आपने पढ़ा है उसकी नॉलेज चेक करेंगे आपसे।
शशांक सर वॉइस नहीं आ रही आपकी। शशांक सर आवाज नहीं आ रही। हाँ आ रही है, आ रही है, ठीक है, कंटिन्यू। ओके ठीक है सर। हेलो, कंटिन्यू स्क्रीन पे सर। विजिबल है? हाँ विजिबल है, चलो। Go ahead. Okay, sir. Good morning to one and all. Myself Shashank Gora. I'm here to conduct a quiz with all of you. I don't want to waste much more time now. I directly come to the maths quiz, right? Till now, Malik sir had discussed many things about matrices. So we will revise this all those things with all of you with the help of a quiz. I will explain each and every topic before the question, and after each question, I will discuss the same. Okay. So let us start with the maths quiz. अपनी thinking caps पहन लीजिए and be ready, be attentive. Every quiz has some rules. So this quiz also has some rules. Let us discuss that rules. The first rule is बेटा, you will get 20 seconds to give the answer. हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको 20 सेकंड मिलेंगे. So be calm and read the question carefully. We are very much sure that all of you give the right answer because basics पे है तो आप सबको इसके आंसर्स पता होंगे. It will be a real fun. We conduct this quiz just to check your understanding and complete the learning. Learning को strong करने के लिए हम ये quiz conduct कर रहे हैं. All the questions are concept based. So only understanding and mental calculation required with quick response. Quick response इसलिए कह रहा हूँ बेटा क्योंकि 20 सेकंड मिलेंगे आपको. तो सारी कैलकुलेशन मेंटल बेस्ड होगी, तो नो कैलकुलेटर्स अलाउड. अगर आप चाहें तो अपने साथ एक नोटबुक और पेन रख सकते हैं, बट वो भी रिक्वायर्ड नहीं होगी. So no calculators are allowed. Let's get started. So from my side, don't stress, do your best and forget the rest. All the best to each and everyone. Before going to the first question, I will quickly wrap up this topic. Concept जो है order of a matrix. कैसे पढ़ा था आपने, order कैसे निकालते हैं? In matrix we know that horizontal one are known as rows and vertical one are known as column. ये हमने पढ़ा हुआ बेटा. जैसे ये मैट्रिक्स है, इसमें horizontal वाली रो 1 है, रो 2 है, रो 3 है. ये पढ़ा था हमने. Then column 1, column 2, column 3. Vertical one are known as columns. So in this matrix we have 3 rows and 3 columns. So इसका order था 3 by 3. ये आप पढ़ चुके हैं. इसी के ऊपर based next question आ रहा है आपकी स्क्रीन पे. I will read the question first. After reading the question, I will start the timer and you will get 20 seconds to give the answer. Write your answer in the YouTube chat box and we will discuss कि कितने बच्चों ने सही आंसर दिया. Okay, look at the first question. We have 3 matrices A, B, C. अगर A का ऑर्डर RA into CA है, B का ऑर्डर RB into CB है और C का ऑर्डर RC into CC है, तो what is the value of RA plus RB plus RC? ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा बेटा. And your time starts now. You have a timer on the screen. देख सकते हैं बेटा. $15 seconds are over. Last 5 seconds. हरिए बेटा. Okay, time now over. Let us discuss the solution first बेटा, फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं. अगर आप मैट्रिक्स में देखें यहाँ पे तो वी नीड ओनली रोज. तो फर्स्ट मैट्रिक्स में कितनी रोज है? अगर हम हॉरिजॉन्टल की बात करें, आपको हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करनी है बेटा. तो हॉरिजॉन्टल लाइंस को ड्रॉ करेंगे तो इन द फर्स्ट मैट्रिक्स में 1 रो, 2 रो, 3 रो, 4 एंड 5. अब रो को क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि हमें रो ही चाहिए. वी हैव टू अटेंड द क्वेश्चन आल्सो. क्वेश्चन को भी समझना क्या है. इस वाले मैट्रिक्स में बेटा 1 रो थी और इसमें हमारे पास 2 रो थी. तो हमें इस वाले मैट्रिक्स में कितनी रो आ रही है? 5. यहाँ पे आ रही है 1 और यहाँ आ रही है 2. डायरेक्ट क्वेश्चन था बेटा. तो हमसे पूछा था सारी रोज का टोटल बताइए. तो रोज का टोटल आ रहा है 8. तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था. अब मेरी बात समझ पा रहे हैं बेटा? राइट. अभी मैं मैसेज बॉक्स में देख रहा हूँ मैक्सिमम स्टूडेंट गिव द राइट आंसर. वेरी गुड एवरीवन. ऑन द सेम कंसेप्ट आई हैव फ्रेम अनदर क्वेश्चन. अब नेक्स्ट क्वेश्चन को बेटा ध्यान से देखिएगा. सिमिलर पैटर्न पे है. Again, now we have to find CA plus CB minus CC. Now we have to consider on the columns, and your time starts now.
10 seconds are over, beta. Hurry up. Twenty seconds are over. Now stop writing. एक बार डिस्कस करते हैं बेटा इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे. अगर आप ध्यान से देखें यहाँ कॉलम कितने हैं, इस बार हम कॉलम की बात करते हैं. तो फर्स्ट वाले मैट्रिक्स में भी है 1 कॉलम और वर्टिकल लाइंस बनानी है हमें. सेकंड वाले में जितने अल्फाबेट्स हैं उतने ही कॉलम होंगे. तो हमारे पास सेकंड वाले में कितने कॉलम है, 7 आप देख सकते हैं. और नेक्स्ट वाले सी मैट्रिक्स में 5 कॉलम है और हमें सिर्फ कॉलम चाहिए थे. तो हम बात करेंगे 1 + 7 - 5. तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आएगा 3, राइट. ओके, एक बार देखिए, मैक्सिमम स्टूडेंट्स अगेन गिव द राइट आंसर. बट ये क्वेश्चन सिर्फ इस बेस पे था कि हमें रोज को कैसे पहचानना है, कॉलम को कैसे पहचानना है. और हमें ये भी ध्यान रखना है कि पूछा गया क्या है. हमें सीधा ऑर्डर नहीं लिखना. कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ऑर्डर निकालने की, कैलकुलेट करने की बात करते हैं. बट ये क्वेश्चन इसीलिए फ्रेम किया गया कि हमसे अगर कॉलम्स की बात कर रहे हैं तो कॉलम पे ध्यान दीजिए. ओके बेटा, आई होप एवरीवन अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, राइट. शैल वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay. Before going to the third question, I have to explain few important things. Till now we have understand all diagonal matrix are square matrix. पढ़ा हुआ हमने कि सारे diagonal matrix square होते हैं. और उन diagonal matrix में अगर आप ध्यान से देखें बेटा, अगर जैसे rectangle हमने पढ़ा था, all matrix are rectangular. अब rectangle में तो diagonal ये भी होता है और ये भी होता है. But matrix में हम हमेशा diagonal इसको क्यों मानते हैं, इसी वाली साइड को क्यों मानते हैं diagonal, उसके पीछे रीजन है. हमने assume किया हुआ है we consider all these elements as diagonal because they follow a particular pattern. दूसरा diagonal pattern follow नहीं कर रहा, but इन सारे elements में एक pattern follow हो रहा है, which you observe that कि जो positioning है उसमें I और J बराबर आ रहा है, right? तो हम हमेशा मैट्रिक्स में इन एलिमेंट्स को डायगोनल मानते हैं और इनको कहते हैं बेटा प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स एलिमेंट्स, राइट. ओके, व्हाट अबाउट द एलिमेंट्स अबव दिस. इस डायगोनल के जो ऊपर वाले एलिमेंट होते हैं बेटा, उसमें क्या खास बात होती है. आप ध्यान से देखिए, इनमें भी कुछ पैटर्न हो रहा है. इसमें एक पैटर्न हो रहा है कि इनमें आई और जे की जो पोजीशन है उसमें आई हमेशा जे से लेस होगा, राइट. तो हमेशा आप ऑब्जर्व करेंगे आई इज ऑलवेज लेस देन जे. व्हाट अबाउट द एलिमेंट्स बिलो दिस डायगोनल एलिमेंट्स. तो इसमें क्या खास बात हो रही है, इसमें पैटर्न आ रहा है बेटा आई इज ऑलवेज मोर देन जे. तो मैट्रिक्स में हर एलिमेंट कोई पैटर्न फॉलो करता है. डायगोनल में आई और जे बराबर होते हैं and the element above the diagonal elements उनमें i less than j होता है और diagonal के नीचे वाले जो एलिमेंट होते हैं बेटा उनमें i more than j होता है. तो इसके बेस पे क्वेश्चन भी फ्रेम किया जा सकता है बहुत अच्छा. तो हम उसको डिस्कस करेंगे, बट टिल नाउ वी आर डिस्कसिंग ओनली 1 मार्कर्स बिकॉज दिस चैप्टर इंक्लूड 4 1 मार्कर. दिस इस बार बोर्ड्स में 4 1 मार्कर आए. हो सकता है 2 नंबर का नेक्स्ट टाइम 2 और 1 1 आ जाए, बट वी आर concentrating on small questions. So look at the question 3 first. A matrix A is there of order 3 by 3 whose each element is defined by this. ध्यान से देखिएगा, हमें मैट्रिक्स नहीं बनाना है because it is a 1 marker. We have to find the value of A12, A22 and A33. And your time starts now. Okay, last 5 seconds. Okay, time is over. एक बार डिस्कस करते हैं बेटा क्या होगा कि हमने ऑब्जर्व किया A12 में क्या हो रहा है, I1 है, J2 है, मींस I लेस देन J है. तो वी हैव टू अप्लाई दिस कंडीशन कि 2 की पावर I आएगा और I यहाँ पे 1 था तो 2 रेज़ पर 1 हो गया. देन इन A22 वी ऑब्जर्व दैट I और J बराबर है, मींस वी हैव टू अप्लाई दिस कंडीशन, मींस 2 - 2 0 हो जाएगा, राइट. और A32 में क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, I3 है, J2 है, यानी I मोर देन J है. तो वी हैव टू कंसीडर दिस कंडीशन. और यहाँ पे भी ध्यान रखना है J और I दोनों का यूज नहीं हो रहा है. वी वांट ओनली J. तो 3 रेज़ पावर J और J2 है तो 3 की पावर 2. 9 सारे एलिमेंट्स आ गए बेटा. तो जस्ट वी हैव टू ऐड. तो 2 + 0 + 9, तो आंसर आएगा बेटा 11, राइट. तो मैक्सिमम बच्चों ने इसका भी आंसर सही दिया है. गुड. इसका मतलब आप मैक्सिमम समझ पा रहे हैं इस क्वेश्चंस को. आई होप वी आर हैप्पी. क्वेश्चन 4 पे चलते हैं बेटा. क्वेश्चन 4 ध्यान से पढ़ेगा. अभी सर ने भी डिस्कस किया था ये क्वेश्चन. If all the entries of a 3 by 2 matrix are either 2 or 0, then how many matrices are possible? And your time start now.
Okay, beta, time is over. Let us discuss this question first, and then we will see who has given the right answer. But as we know that we have a matrix of order 3 by 2. 3 by 2 का मतलब हो गया 3 to the 6. इसका मतलब उसमें 6 एलिमेंट होंगे, and we have to fill all the 6 positions. अभी सर ने डिस्कस भी किया था आपसे, तो 6 पोजीशन को फिल करना है, और हर पोजीशन पे 2 वेज है फिल करने के, तो राइट 2 वेज है फिल करने के. इसका मतलब हो गया कि एवरी पोजीशन कैन बी फिल्ड इन 2 वेज. और यहाँ पे अगर हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन लगाएं, तो उसमें क्या रूल पढ़ा आपने कि व्हेनेवर वी हैव एंड हियर, जब भी हमारे पास किसी पॉसिबिलिटीज में एंड आता है तो हम उसके वेज को मल्टीप्लाई करते हैं, एंड जब भी और आता है बेटा स्टेटमेंट में तो हम उनको वेज को ऐड करते हैं, राइट. तो यहाँ पे जो 3/2 मैट्रिक्स है उसमें हमें क्या करना है, वी हैव टू फिल ऑल द एलिमेंट्स, हमें सारी पोजीशंस को फिल करना है, राइट. सारी पोजीशंस को फिल करना है. इसका मतलब वी कैन से दैट दिस पोजीशन कैन बी फिल्ड इन 2 वेज, एंड मींस मल्टीप्लाई. अब ऐसा तो नहीं है कि हमें इसको फिल करना है या इसको फिल करना है, और तो नहीं आ रहा. वी हैव टू फिल एज वेल एज दिस एज वेल एज दिस. तो मींस एंड इज देयर, सो ऑल टर्म्स विल बी मल्टीप्लाई, and you will get the answer 2 raised to power 6, 64. Again, happy to see maximum should give the right answer. Great going, beta. Well done, all of you. Question number 5. Again, very interesting questions. I think बच्चे अगर ध्यान ना दें इस क्वेश्चन को तो मिस्टेक कर सकते हैं. ध्यान से पढ़ेगा बेटा. A matrix has p number of element where p is a prime number, then write all the possible order it can have, right? And your time starts now. Half the time is over. Last 5 seconds are left. Hurry up. It is a straightforward question, बेटा. अगर आप चाहें तो इसमें एग्जांपल लेके भी कर सकते हैं, बट एक बार मैं डिस्कस करूंगा. बहुत इजी क्वेश्चन है. पी प्राइम नंबर है, राइट. और हमें पता है प्राइम नंबर क्या होता है, उसके 2 ही फैक्टर होते हैं, द नंबर इटसेल्फ एंड 1. तो इसका मतलब हो गया कि हम उन नंबर्स को 2 ही वे में फिल कर सकते हैं. जैसे मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ. आप एग्जांपल ले ले बेटा. पी जैसे मान लेते तो प्राइम नंबर 3 है, यानी मैट्रिक्स में 3 एलिमेंट है, तो उन 3 एलिमेंट्स को कैसे अरेंज कर सकते हो आप? उन सबको एक लाइन में लिख सकते हैं इस तरह से, आप उन सबको एक कॉलम में लिख सकते हैं. ठीक बात है. तो यानी हमारे पास 2 ही वे है फिल करने के. या तो हम कह सकते हैं एक रो में लिख दिया रो मैट्रिक्स तो 1:3, या इसको कॉलम मैट्रिक्स में लिख दिया तो 3:1. तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि हम इनको 2 ही वे में अरेंज कर पाएंगे, या तो 1:3 या 3:1. ये तो हम एक जनरल केस लिया था, एक फिक्स पर्टिकुलर केस लिया था. जनरलाइज करेंगे तो कह सकते हैं इसको 2 तरीके से लिख सकते हैं, 1:p और p:1, राइट. So these are the right answer कि इसको 2 वे में फिल कर सकते हैं. We observe that many students give the right answer. अर्पण द किंग, मुस्कान सिद्दीकी, बहुत अच्छे बच्चों ने आंसर दिया. मींस वी कैन एक्सपेक्ट कि आप इनको समझ पा रहे हैं, बिकॉज कई बच्चों की प्राइम नंबर में कंफ्यूजन होती है. तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है बेटा, प्राइम नंबर के 2 ही फैक्टर होते हैं, और जितने फैक्टर होते हैं उतने में हम उनको अरेंज कर पाएंगे, राइट. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6. अगेन रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली. If all the entries of a square matrix of order 2, square matrix का मतलब होता है जिसमें रोज और कॉलम बराबर है, तो अगर उसका ऑर्डर 2 है मींस उसमें 2 रोज है और 2 कॉलम है, are either 1 and -1, then how many non-zero matrix are possible? मैंने अंडरलाइन किया, आपको गलती ना हो इसलिए नॉन जीरो मैट्रिक्स बता रहे बेटा. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. स्टॉप बेटा, 20 सेकंड्स आर ओवर. एक बार ध्यान से समझते हैं. वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. मैक्सिमम बच्चों का गलत हो सकता है, इसको हम हॉट्स में भी कंसीडर कर सकते हैं. बेटा 2/2 का मैट्रिक्स है, इसका मतलब क्या हो गया, उसके अंदर 4 एलिमेंट होंगे 2 to the 4, और हर एलिमेंट्स को हम फिल कर सकते हैं 3 वे में, 1 से, -1 से और 0 से, राइट. तो मैक्सिमम बच्चे इसका आंसर देंगे 81, राइट. 80 देना चाहिए, क्योंकि हर पोजीशन कैन बी फिल्ड इन 3 वेज. 3 वे में फिल कर सकते हैं बेटा. 1 आ सकता है, -1 आ सकता है, या 0 आ सकता है. ईच पोजीशन कैन बी फिल्ड इन 3 वेज. और टोटल कितनी पोजीशन है, 2 to the 2. क्यों कह रहा हूं मैं, ऑर्डर 2 है, तो 2/2 का मैट्रिक्स है. 2/2 का मैट्रिक्स है मतलब 4 एलिमेंट होंगे, यानी 4 पोजीशन होगी, चारों को फिल करना है.
तो 3 की पावर 4, 3 को हम 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे 81 आंसर आएगा। बट मैंने यहाँ बोला था बेटा नॉन जीरो। अब इसमें क्या होगा, एक मैट्रिक्स ऐसा होगा 81 में जिसमें सारे एलिमेंट जीरो होंगे, उसको हम जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। नॉन जीरो मैट्रिक्स होता है जिसके सारे एलिमेंट जीरो ना हो, 3 जीरो हो और एक नॉन जीरो हो, तब भी उसको हम जीरो मैट्रिक्स नहीं कहते। जीरो मैट्रिक्स मींस जिसके सारे एलिमेंट जीरो हो। तो हमसे यहाँ पूछा था नॉन जीरो मैट्रिक्स कौन से होंगे, तो 81 में एक मैट्रिक्स ऐसा होगा जो जीरो मैट्रिक्स होगा, तो हमें उसको एक्सक्लूड करना है। तो इसका आंसर आना चाहिए 81 minus 1 means 80 is the right answer. Okay, मनीष शर्मा बहुत अच्छा आंसर दिया आपने। अरमान वेरी गुड बेटा। शशांक सर, यस सर। सर 10 मिनट एक्स्ट्रा ले सकते हो आप 10 बजे के बाद भी। ओके थैंक यू सर। ओके सर थैंक यू सो मच। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा, हरी अप। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन द बेसिक डेफिनेशन ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। क्या होता है डायगोनल मैट्रिक्स, आपको पता है? डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, सर ने एक्सप्लेन की थी आपको कि जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होते हैं ना बेटा, ये पढ़ा था। तो उसी के बेस पे, यानी नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होते हैं, मतलब हमने डेफिनेशन पढ़ी है। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कि ए आई जे जीरो होता है जब आई और जे जीरो बराबर नहीं होते, राइट? ये डेफिनेशन पढ़ी थी। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी हैव फ्रेम दिस क्वेश्चन। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, ट्राई इट फर्स्ट एंड लेट देन वी विल डिस्कस आफ्टर दैट। अगर एक डायगोनल मैट्रिक्स है ए, तो x 2x plus 3y की वैल्यू क्या होगी? लास्ट 5 सेकेंड्स है लेफ्ट बेटा। वेल ट्राइड, सब ट्राई कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, वेरी गुड बेटा। ओके गुड, डिस्कस करते हैं। बहुत बच्चों के मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं आंसर सही आए हैं, एक बार डिस्कस करें बेटा। क्योंकि ये डायगोनल मैट्रिक्स है, इसका मतलब इसके नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होने चाहिए। मींस बेटा ये जीरो होना चाहिए था, और जैसे ही y माइनस x को जीरो पुट करोगे ना आप, तो y इक्वल टू x आ जाएगा। ये भी जीरो होना चाहिए बेटा, तो अगर आप इसको जीरो पुट करोगे तो x प्लस वाई 2 आ जाएगा। तो मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड के अकॉर्डिंग जो y इक्वल टू x आया है उसको मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा x प्लस एक्स, यानी 2x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 1, और x 1 आ गया, और y और x बराबर है तो y भी 1 आ जाएगा। और हमसे पूछा गया था 2x प्लस 3y की वैल्यू निकालिए, तो हम x और y की वैल्यू पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 5। तो इन दिस वे वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। कई बार बच्चे इसका आंसर x और y की वैल्यू निकाल के छोड़ देते हैं, हमने बोर्ड में ऑब्जर्व किया, बट 1 मार्कर के अंदर बेटा आंसर करेक्ट होना चाहिए। मींस अगर आपने x और y की वैल्यू निकाल के छोड़ दिया तो उसको इनकम्प्लीट माना जाएगा। तो आपको क्वेश्चन को जरूर ध्यान से पढ़ना है। हमसे क्या पूछा गया? हमसे पूछा गया 2x प्लस 3y निकालिए, तो हम उसमें x और y की वैल्यू पुट भी करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 5। ओके, आई होप सबको समझ आया होगा बेटा। Now let's move to the next question. Question number 8. Again, a very good question. A is a scalar matrix. आपको याद होगा स्केलर मैट्रिक्स एक और डायगोनल मैट्रिक्स की टाइप होती है, याद है आपको? मैं एक बार रिवाइज कराया था हिंट देने के लिए कि डायगोनल मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट, अगर डायगोनल एलिमेंट्स के सारे एलिमेंट बराबर हो जाए उसको स्केलर कहते हैं। उसी के ऊपर बेस्ड वी हैव फ्रेम दिस क्वेश्चन एंड ट्राई इट फर्स्ट। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Half the time is over. 15 seconds are over beta, hurry up, last 5 seconds are left. Okay, time is over, let us discuss first. हमने क्या पढ़ा था बेटा? स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? जिसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स बराबर होते हैं, यानी जितने भी a11, a12 और a22 है ना, वो सब बराबर होंगे। यानी 2y माइनस 7 भी 7 होगा, x माइनस 3 भी 7 होगा, क्योंकि सारे डायगोनल एलिमेंट 7 होने चाहिए। तो अगर x माइनस 3 7 है तो इसका मतलब x 10 आ जाएगा। 2y माइनस 7 7 है तो y 2y 14 यानी y 7 आ जाएगा। हमसे x और y की वैल्यू तो नहीं पूछी, हमसे क्या पूछा बेटा? हमसे वैल्यू पूछी है x प्लस y की, तो 10 प्लस 7, तो इसका आंसर आना चाहिए था 17, राइट? तो आप समझ पा रहे हैं इसका आंसर? अगेन कुछ बच्चों में ऑब्जर्व कर रहा हूं बेटा कि आंसर ना x और y की वैल्यू दे रहे हैं, जैसे अर्शद मिर्जा। बेटा वेरी गुड, आपने x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 7 बताई, बट हमसे x प्लस y पूछा गया था। तो बेटा पूरी वैल्यू को आंसर निकालने के बाद चेक करिएगा, ठीक है, हमसे क्या पूछा होगा। आई होप यू गेट इट माय पॉइंट, वेरी गुड ट्राई। क्वेश्चन नंबर 9, अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। इफ ऑल द एंट्रीज ऑफ 3 by 3 मैट्रिक्स, एक 3 by 3 का मैट्रिक्स है A,
जिसकी सारी एंट्रीज को हम या तो 0 रख सकते हैं या 1 रख सकते हैं। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बट ध्यान से देखिए मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, डायगोनल मैट्रिक्स कितने पॉसिबल होंगे। आई होप यू गेट द क्वेश्चन। नाउ ट्राई इट फर्स्ट, देन वी विल डिस्कस इट एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। Last 5 seconds are left. वेरी गुड। अभी तक वरुण ने बहुत अच्छा आंसर दिया, 8 आंसर इसका 8 आएगा। कुछ बच्चों का गलत है। वरुण प्रताप सिंह ने अच्छा आंसर दिया है। सिहाब इज गुड, 8 आंसर दे रहे हैं। वेरी गुड बेटा। एक बार इसको डिस्कस करते हैं कैसे आया होगा। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होते हैं पता है आपको? जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि इन एलिमेंट्स को हम, ये वाले जो एलिमेंट है ये तो हमेशा फिक्स रहेंगे, 0 है क्योंकि ये तो फिक्स है, यानी इनको हम फिल कर सकते हैं एक ही वे में, 1 वे यानी 0। अब इसके कितने वेज है यहाँ पे बेटा? डायगोनल मैट्रिक्स में एलिमेंट 0 भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में कुछ नहीं कहा गया। उन्होंने बोला है नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होना चाहिए। डायगोनल एलिमेंट मे बी 0, मे बी नॉट। So this place can be filled in 2 ways. This place can be filled in 2 ways. This place can be filled in 2 ways. So 2 to the 2, 2 into 2, 4 into 2, 8. इसका आंसर आना चाहिए 8। तो just see on the screen डायगोनल मैट्रिक्स कैसे होते हैं बेटा? जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होंगे, यानी A12, A13, 21, 23, 31, 32, यानी डायगोनल एलिमेंट को छोड़ दे तो वो सब 0 होंगे। अब 0 है तो उसका एक ही वे है, क्योंकि एक ही वे में फिल कर सकते हैं। पर डायगोनल एलिमेंट्स में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। सारे डायगोनल एलिमेंट्स को हम 2 वे में फिल कर सकते हैं, 0 by 1। तो टोटल मैट्रिक्स कितने बनेंगे बेटा? 2 into 2 into 2, 8 मैट्रिक्स बनेंगे। वेरी गुड। पी जयश्री ने भी बहुत अच्छा आंसर दिया, 8। प्रिंस कुमार इज आल्सो गिविंग द राइट आंसर। वेरी गुड बेटा। क्वेश्चन क्लियर है? अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, तो प्लीज अटेम्प्ट द क्वेश्चन, अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन अगेन। Look at the question. If all the entries of a 3 by 3 matrix A are 0 and 1, बिल्कुल पिछला क्वेश्चन है बेटा, then how many scalar matrix are possible? डायगोनल के बाद स्केलर आया था, मैंने अभी आपको बताया भी था क्या था, अभी हमने क्वेश्चन भी किया। तो ट्राई दिस क्वेश्चन बेटा कि स्केलर कैसे आएगा, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। थोड़ा लाउडर बोलो सर, थोड़ा स्पेस देके चलो। Last 5 seconds are left. Hurry up. स्टॉप बेटा। अब इससे पहले मैं एक चीज डिस्कस करूंगा। एक बच्चे ने अभी पूछा है कि अगर डायगोनल एलिमेंट 0 होंगे तो 0 मैट्रिक्स हो जाएगा। यस बेटा, 0 मैट्रिक्स हो जाएगा, बट वो डायगोनल तो है ना। तो 0 मैट्रिक्स क्या होता है? वो डायगोनल भी होता है, क्योंकि अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसके नॉन डायगोनल एलिमेंट देखो आप, डायगोनल एलिमेंट मत देखो आप, नॉन डायगोनल एलिमेंट तो 0 है, और 0 है तो उसको डायगोनल मानेंगे। तो अगर आपको कंफ्यूजन है कि 0 नल मैट्रिक्स जो है और स्क्वायर मैट्रिक्स जो होगा वो डायगोनल होगा कि नहीं होगा, होगा। याद है? युवराज सिंह समझ रहे हैं बेटा कि अगर नल मैट्रिक्स हो गया और वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन इट इज ट्रीटेड एज अ डायगोनल मैट्रिक्स। अब बेटा इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। स्केलर मैट्रिक्स कैसा होता है बेटा? जिसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स बराबर होते हैं। ठीक बात है? तो इसका मतलब क्या हो गया कि नॉन डायगोनल एलिमेंट जो होंगे वो तो कंफर्म 0 होंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने बात की, राइट। अब डायगोनल एलिमेंट सारे बराबर होंगे। सारे बराबर का मतलब है या तो सारे 0 हो सकते हैं या सारे 1 हो सकते हैं। 2 ही पॉसिबिलिटी है। मैं उनको फर्दर आप लिख भी नहीं सकता आगे, क्योंकि सारे बराबर होने चाहिए डायगोनल एलिमेंट्स। तो A11, A22 या तो सारे 1 होंगे, और सारे 1 होंगे तो एक भी हो गया, या फिर और आ रहा है तो प्लस। अभी मैंने बताया था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, और आता है तो नंबर ऑफ वेज को ऐड करते हैं, तो 1 + 1 2 वेज हो जाएंगे इसका आंसर। तो अगर डायगोनल मैट्रिक्स पूछा था तो 8 आंसर आएगा, स्केलर पूछा था तो 2 आंसर आएगा, और कोई कंडीशन नहीं होती तो अभी हमने डिस्कस किया 2 की पावर 9 आता, राइट। तो आई होप कि आप सबको ये क्वेश्चन समझ आएगा बेटा, राइट। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये मैंने एग्जांपल भी लिख दिया, ये 2 पॉसिबिलिटी होगी स्केलर मैट्रिक्स की, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पे जाने के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने के लिए डिस्कस करते हैं एक टॉपिक और। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कैसे होते हैं बेटा? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स होते हैं जिसके अबव द डायगोनल एलिमेंट्स या बिलो द डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं, राइट। तो 2 टाइप के डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं हमारे पास। वन इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब हो गया
अगर मैं कोई ऐसा मैट्रिक्स बनाता हूं, जैसे मैंने ये मैट्रिक्स लिए है, अगर इसके अपर वाले ये वाले एलिमेंट को छोड़ दें ऊपर वाले एलिमेंट्स को, क्योंकि ऊपर की तरफ ट्राइंगल बन रहा है, तो इसके नीचे वाले अगर एलिमेंट 0 है तो उनको हम अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। यानी इसकी डेफिनेशन बेसिकली ये हुई कि Aij 0 होगा जब i मोर देन j है। अभी हमने डिस्कस किया था ना कि डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे वाले एलिमेंट कौन से होते हैं, जिनमें i और j के बीच में रिलेशन होता है, i मोर देन j होता है, राइट बेटा। तो ये अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, तो अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स हो गया। ऐसे ही होता है लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स होता है बेटा जिसमें ना Aij 0 होते हैं, यानी वो एलिमेंट 0 होते हैं जो डायगोनल के ऊपर वाले हैं। समझ आ रही है मेरी बात? यानी इस पे कंडीशन होती है Aij इक्वल टू 0 व्हेन i इज लेस देन j। दो टाइप के मैट्रिक्स होते हैं, एनसीईआरटी में ऐसे नहीं है बट ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट 0 होंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट 0 होंगे। मींस ट्रायंगल बन रहा है नीचे, लोअर ट्रायंगल, नीचे ट्रायंगल, अपर ट्रायंगल मींस ऊपर ट्रायंगल। और अगर ये आपको 1 मार्क का क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ मैट्रिक्स व्हिच इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एज वेल एज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यानी एक ऐसा एग्जांपल दो जो अपर ट्रायंगुलर भी हो और लोअर ट्रायंगुलर भी हो। तो ऐसे क्वेश्चन में हम डायगोनल मैट्रिक्स दे देंगे एग्जांपल, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स में ऊपर वाले एलिमेंट भी 0 होते हैं और नीचे वाले भी 0 होते हैं। तो बेटा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इस बार पूछा जा सकता है 1 मार्क में कि गिव एन एग्जांपल ऑफ अ मैट्रिक्स व्हिच इज अपर ट्रायंगुलर एज वेल एज लोअर ट्रायंगुलर। ठीक है बेटा, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें बेटा ट्रिगोमेट्री इन्वॉल्व किया है, बिकॉज ज्यादातर बच्चे ट्रिगोमेट्री से डरते हैं। डरने की कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स से मैं एक्सप्लेन करूंगा इसको। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स से बेटा x की वैल्यू क्या होगी, एक बार आप ट्राई करिए, फिर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन से कोई प्रॉब्लम, डरना नहीं है, ठीक है। नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन, योर 20 सेकंड स्टार्ट्स नाउ। Last 5 seconds are left, beta. Hurry up. Okay, time is over. Before going to further, मैं एक क्वेश्चन लेना चाहूंगा। यहाँ पे पारस एक बच्चा उन्होंने पूछा है कि व्हाट अबाउट डायगोनल एलिमेंट्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में क्या होता है। तो बेटा डायगोनल एलिमेंट्स मे बी 0 मे बी नॉट, कोई कंडीशन नहीं है डायगोनल एलिमेंट्स पे, वो सारे 0 भी हो सकते हैं। यानी नल मैट्रिक्स अगर आप लिख देंगे तो नल मैट्रिक्स अगर स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं तो वो अपर ट्रायंगल भी माना जाएगा, वो लोअर ट्रायंगुलर भी माना जाएगा, वो डायगोनल भी माना जाएगा। तो डायगोनल एलिमेंट्स में कोई कंडीशन नहीं होती, ठीक है बेटा। ओके, डिस्कस करते हैं इसको जरा। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, इसका मतलब क्या हो गया, ट्रायंगल नीचे की तरफ बनेगा, और नीचे की तरफ बनेगा इसका मतलब 1 + sin x जो होगा वो 0 होगा, ठीक है बेटा। तो एक बार देखते जरा, यानी ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा। अब cos x 0 कब होता है और 1 + sin x 0 कब होता है बेटा? तो 1 + sin x 0 कब होगा, जब sin x -1 आएगा और cos x 0 आएगा। तो अब हमने सोचना है, बच्चे सोचते हैं ये कब होगा, sin x -1 और cos x 0 कब होगा फर्स्ट कंप्लीट साइकिल में। तो इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तो आप प्रिंसिपल मेथड से निकाल सकते हो, नहीं तो आप इसका बेटा अलग अलग 3 मेथड बताता हूं मैं आपको। आपको sin x का ग्राफ पता है, sin x का ग्राफ ऐसे जाता है, तो यहाँ पे sin x की वैल्यू -1 है, तो -1 कब होती है, इस पॉइंट पे। और आपको पता है sin x को अगर हम 4 पार्ट में डिवाइड करें तो ये 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, तो ये वाली वैल्यू कब आ रही है 270 पे। तो इसका मतलब कह सकते हैं x की वैल्यू 270 डिग्री यानी 3π/2 होगी। एक तो आंसर ये डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि 3π/2 होगा। दूसरा हो सकता है बेटा कि यूनिट ट्रायंगल कभी आपने बनाया है, यूनिट सर्कल, सॉरी यूनिट सर्कल में क्या होता है कि जब हम सर्कल बनाते हैं, यूनिट सर्कल जिसकी रेडियस 1 है, तो इसमें जो एंगल यहाँ पे बनता है ना बेटा, ये वाला, ये अगर एंगल थीटा है तो ये जो पॉइंट होता है इसको कहते हैं cos थीटा और sin थीटा। यानी x कोऑर्डिनेट cos होता है और y कोऑर्डिनेट sin होता है, ठीक बात है। जैसे बेटा मैं यहाँ बात करूँ, ये एंगल कितना बनेगा इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे एंगल बनेगा 90 डिग्री। तो और ये पॉइंट वैसे कितना है, अगर ये सर्कल बन गया बेटा जिसकी रेडियस 1 है, तो x एक्सिस पे y 0 होता है और y x की वैल्यू 0 होगी और y 1 होगा बेटा। तो हम ये कह सकते हैं 90 डिग्री पे cos 90 0 होता है और sin 90 1 होता है। ये पॉइंट बात है, देखें क्या होगा। तो ये पॉइंट होगा बेटा, रेडियस है 1, तो नेगेटिव साइड x एक्सिस पे तो होता है -1 0, तो ये एंगल कितना बनेगा 180। तो हम कह सकते हैं cos 180 -1 होता है और sin 180 0 होता है। अब हमें चाहिए था sin x -1 cos x 0, तो बेसिकली बेटा हमें 0,
-1 पॉइंट देखना था, तो 0,-1 ये पॉइंट होगा, ये वाला, और ये कितना एंगल बना रहा है 270 डिग्री, तो हम कह सकते हैं x आ जाएगा 270 डिग्री। अदरवाइज आप जनरल सॉल्यूशन से भी बना सकते हैं, जैसे मैंने स्क्रीन पे लिखा है कि sin x -1 है, cos x 0 है, यानी इसको थर्ड क्वाड्रेंट में फोर्थ में भी ले सकते हैं, बट अगर मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में कंसीडर करता हूं क्योंकि sin x नेगेटिव है, और तो इसको लिख सकते हैं 2π - अल्फा, और 2π - अल्फा लेके तो 3π/2। आई होप कि आप ग्राफ से और यूनिट मेथड से करें तो ज्यादा बेटर रहेगा इन क्वेश्चंस को, राइट। तो इसका आंसर आना चाहिए बेटा 3π/2 या फिर 270 डिग्री, ठीक है बेटा। मैक्सिमम बच्चों ने फिर से आंसर सही दिया है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हरिए 12th क्वेश्चन, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। ABC 3 मैट्रिक्स है बेटा, A का ऑर्डर है 2:3, B का 8:3, C का 2:B, और अगर A + B - C मैट्रिक्स एग्जिस्ट करते हैं, मींस सम और डिफरेंस एग्जिस्ट करते हैं, ये पॉसिबल है, तो 2A + 3B की वैल्यू क्या होगी? ट्राई इट फर्स्ट, योर टाइम स्टार्ट नाउ। लास्ट 5 सेकंड्स है लेफ्ट, 20 सेकंड्स ओवर बेटा। एक बार डिस्कस करते हैं इसको फटाफट कि देखिए सम और डिफरेंस कब पॉसिबल है, जब उनका ऑर्डर सेम होता है। इसका मतलब बेटा कि ABC का ऑर्डर सेम होगा, A का ऑर्डर 2:3 है, B का 8:3 है, तो इसका मतलब A की वैल्यू 2 होगी और B की वैल्यू 3 होगी। तो हमसे A और B की वैल्यू निकालने के बाद हमसे पूछा था 2A + 3B निकालिए, तो हम यहाँ पुट कर देंगे, A की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 to the 4, 3 to the 9, तो आंसर आ जाएगा 13। एक बच्चे ने पूछा है कि क्या जनरल सॉल्यूशन से पीछे वाले क्वेश्चन का आंसर सही होगा? हाँ होगा बेटा, उससे भी सही होगा, आप किसी मेथड से आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है बेटा। लास्ट 2 क्वेश्चंस, फाइंड द वैल्यू ऑफ x + y + z if this relation stands equated. Your time starts now. गुलशन पांडे बेटा पूछ रहे हैं 1 + sin x 0 होगा पिछले क्वेश्चन में, क्योंकि वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स था तो उसके ऊपर वाले एलिमेंट 0 होंगे, इसलिए हमने 1 + sin x को 0 लिखा है। ओके बेटा, टाइम इज ओवर। एक बार देखते हैं क्वेश्चन, यहाँ पे भी बच्चे क्या करते हैं, बहुत लेंथी मेथड से करते हैं, x y z की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। कई बार बेटा क्वेश्चन को भी समझना होता है। हमसे यहाँ पे x + y + z की वैल्यू पूछी है, तो x + y तो डायरेक्ट ही आ रहा है यहाँ से 2, ठीक है बेटा, तो x + y मिल गया। और अगर हम बात करें z डायरेक्ट ही 3 आ रहा है, तो हमें x और y के लिए निकालने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, क्योंकि क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड था, 1 मार्कर है। तो हालांकि आप उस मेथड से करेंगे, x और y की वैल्यू निकालेंगे तो लंबा पड़ जाएगा, हो सकता भी जाएगा, बट कई बार हमें स्मार्टली चलना पड़ता है बेटा। तो यहाँ पे मैंने लिखा है नो नीड टू सॉल्व फॉर x एंड y, x + y डायरेक्ट आ रहा है। अगर हम a11 को इक्वेट करेंगे, तो 2 मैट्रिक्स इक्वेट करते हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, तो x + y 2 आ गया, z की वैल्यू 3 आ गई, हमसे x + y + z पूछा था, तो डायरेक्ट आंसर 5 आ जाएगा बेटा, ठीक है ना। तो 5 इज द राइट आंसर फॉर दिस। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, अगेन सेम क्वेश्चन बेटा, x + y + z की वैल्यू निकालनी है हमें, और ये क्वेश्चन दी हुई है, ट्राई इट फर्स्ट। ओके बेटा, लास्ट 2 to 3 सेकंड्स आर लेफ्ट, टाइम अप। लेट्स सी कैसे करेंगे इसको बेटा। यहाँ पे भी बेटा स्मार्ट मूव करना है हमने, क्योंकि यहाँ देखिए ध्यान से, एक तरीका है आप सारे मैट्रिक्स को पहले ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके 0 की वैल्यू रख सकते हैं। दूसरा स्मार्ट मूव हो सकता है, अगर हम इस मैट्रिक्स को इधर ले जाएं तो 0 में कोई नंबर ऐड होता है तो वो वही वापस आ जाता है। उसी लॉजिक से हम कह सकते हैं कि इसको जब उधर ले जाएंगे तो ये मैट्रिक्स इससे ऐड होकर यही मैट्रिक्स दे देगा, यानी ये इक्वेशन ऐसे वर्ड कर सकती है, दिस + दिस = दिस, यानी यहाँ पे इसका कोई यूज नहीं है। तो अगर हम डायरेक्ट कंपेयर करेंगे तो x + 2 6 आ रहा है, ठीक है, तो x की वैल्यू 4 आ गई, 3 + y 7 आ रहा है, वैल्यू भी 4 आ गई, 5 + 3 z आ रहा है, तो z की वैल्यू 8 आ गई। तो हम डायरेक्टली कंपेयर करके भी कह सकते हैं बेटा, और x और z की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 + 4 + 8 16, राइट, वेरी गुड। ओके, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे एंड देन दिस क्विज इज ओवर। आप सबने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया बेटा। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, इफ a and b are matrix of order 3 by m and n is to 2, then find the value of this if a and b are square matrix। square matrix पता है ना आपको, इसमें रोज और कॉलम बराबर होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
ओके, टाइम इज ओवर। एक बार देखते हैं बेटा, ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर और रोज और कॉलम बराबर होती है। तो ए में 3 रोज है और m कॉलम है, तो इसका नाम m3 होना चाहिए। बी का ऑर्डर n/2 है, तो n2 होना चाहिए। तो m और n की वैल्यू आ गई, हम इसमें पुट कर देंगे बेटा, तो आंसर आ जाएगा 30। और इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। वेरी गुड, पूनम, वरुण, मंजू, सबने आंसर ठीक दिया बेटा। तो आई होप आपको सबको क्विज अच्छी लगी होगी। टिल नाउ वी हैव फिनिश्ड दिस चैप्टर ऑलमोस्ट दिस पॉइंट। अभी तो हमने क्या क्या सीख लिया है, मैट्रिक्स, लोअर और उसका ऑर्डर, पोजीशनिंग, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हमने सीख लिया बेटा। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इक्वालिटी, स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी सीख लिया, और मल्टीप्लिकेशन का जस्ट हमने आइडिया दिया था, राइट। सो वी विल डिस्कस मोर अबाउट प्रोडक्ट टू मैट्रिसेस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल नाउ वी हैव फिनिश्ड दिस चैप्टर। आई होप कि आप सबको इसका क्विज का आइडिया अच्छा लगा होगा। हमने सारे पॉइंट्स को कवर किया है जितने अभी तक हमने पढ़े थे। आप अपने डाउट्स भेज सकते हैं हमें, आपके पास ये वीडियो भी अवेलेबल रहेगा, इसको ऑफलाइन दोबारा जाके भी देख सकते हैं। और अगर कोई डाउट हो तो आप हमें डाउट्स भेज सकते हैं। वी आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू 24/7। बस हमारा मेन एम ये होना चाहिए कि यू गिव 100% टू मैथ्स एंड ऑब्वियसली इट गिव्स यू 100% रिप्लाई इन रिटर्न, राइट। थैंक यू सो मच फ्रॉम माय साइड। ओके, यू आर ऑल वेरी गुड ऑडियंस। बहुत अच्छा लगा, सबने बहुत अच्छे आंसर दिए। थैंक यू सो मच। Thanks a lot, sir. सर, कैन आई स्टॉप शेयरिंग? Yes, sir. Yes, sir, you can stop sharing YouTube पे if you want कि जो बच्चों के चैट आ रहे हैं, you can answer some of those ओके, chat. डायरेक्टली ऑन दैट ना सर, वहीं पे चला दो Yes, सीधा। you can speak from here. ओके, बेटा यहाँ पे खुशबू बोरा पूछ रही है डाउट्स कहाँ दें बेटा। वहां पे आप डायरेक्टली जब आप लॉग इन करेंगे अपने लॉग इन आईडी पे, तो वहां पे डाउट सेशन होता है, वहां पे डाउट्स पूछ सकते हैं। ओके बेटा, कोई भी डाउट हो आप इन वीडियो को बार बार देख सकते हैं। अगर फिर भी कोई डाउट आया तो आप वहां पे भेजिएगा, हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर कॉस और साइन वाला क्वेश्चन ऊपर से गया, तो हम इसको दोबारा डिस्कस करेंगे। मुझे पता है ट्रिगो में प्रॉब्लम आती है बेटा कई बार, बट मैंने कोशिश की उसको 3 अलग मेथड से निकालने की। आप इसका ग्राफिकली अप्रोच याद रखिए या यूनिट सर्कल से अप्रोच याद रखिए। ओके बेटा, और कोई डाउट? थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट्स। बहुत अच्छे कमेंट्स है बेटा, सबने आंसर बहुत अच्छे दिए। मैक्सिमम बच्चों ने अच्छा रिप्लाई किया। इसका मतलब हम मान सकते हैं कि टिल दिस पॉइंट एवरीवन अंडरस्टैंड द टॉपिक, राइट बेटा। फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसको प्रैक्टिस करेंगे अगेन एंड अगेन। जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट आएगा बेटा, ठीक है। अभी भी कोई डाउट है आपको तो अभी आप मैसेज लिख सकते हैं यहाँ पे। सर आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक बार रिपीट कर दो बच्चों को। बेटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बेसिकली बेटा डायगोनल मैट्रिक्स हमने पढ़ा। डायगोनल मैट्रिक्स होता है जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं। फिर उसमें एक कंडीशन आई कि स्केलर मैट्रिक्स, तो जिसके डायगोनल एलिमेंट्स बराबर हो जाते हैं उसको स्केलर कहते हैं। और फिर फर्दर उसी स्केलर में अगर सारे एलिमेंट्स बराबर हो जाए, देखिए पहले आएगा आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स, सारे डायगोनल बराबर हो जाए तो उसको स्केलर कहेंगे बेटा। और फिर वो सारे स्केलर सारे कांस्टेंट 1 हो जाए तो उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जैसे 1 नॉर्मल मैथ्स में 1 लेते हैं, तो आइडेंटिटी को 1 की तरह ट्रीट करते हैं, इसको हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। आई विल एक्सप्लेन, वी विल ट्राई टू एक्सप्लेन द ट्रिगोमेट्री क्वेश्चन। बार बार बच्चे पूछ रहे हैं सर ट्रिगोमेट्री में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि वो 11th क्लास का टॉपिक था बेटा, तो हम फिर भी उसको कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम डिस्कस करने की, ठीक है। थैंक यू सो मच फ्रॉम माय साइड। हेलो स्टूडेंट्स, होप यू हैव एंजॉयड। राइट इन द चैट बॉक्स आपका आज का चैप्टर, आज का लेसन कैसा रहा, चैट बॉक्स में आप रिस्पॉन्स दीजिए। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग द क्विज ऑल्सो। होप यू हैव एंजॉयड। मैंने आपको बताया था कि आपको बहुत मज़ा आने वाला है, शायद आपको मज़ा आया होगा और लर्निंग भी हुई होगी आपकी। आप चैट बॉक्स पे इसका रिस्पॉन्स करते रहिए ताकि हम आगे स्कोर इंप्रूव कर सकें। Let thank you be there. Can thank you be there. Keep watching on the YouTube channels, maybe chat and keep addressing if things are there.